हेलो ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज हम चैप्टर 29 करेंगे, अध्याय 29 है आपका ये हिंदी भाषा इतिहास और वर्तमान। इसके हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ये आपका इग्नू बीए का सब्जेक्ट है। इसका कोड है BHDE 106 या फिर EHD 06। ठीक है, ये सेम कोड है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलेगा तो इसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन आंसर आज हम कर लेते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, भाषा के आधुनिक प्रयोजनों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। ठीक है, भाषा के आधुनिक प्रयोजन यहाँ आपसे पूछे गए हैं। वर्तमान युग में भाषा का आधुनिक प्रयोजनों के लिए उपयोग हो रहा है। इस प्रक्रिया को हम प्रयोजनों का विस्तार कहते हैं। ठीक है, जब भाषा का विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रयोग होता है तो उसके रूप में परिवर्तन होता है। उसमें नए शब्द बनते हैं, नई अभिव्यक्तियां बनती हैं। इसे हम कोड विस्तार भी कहते हैं। ठीक है, भाषा का जैसे जैसे विस्तार होता है, अगर आपने थोड़ा पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि समय समय पर इसके शब्दों में परिवर्तन होते रहे हैं, समय समय पर भाषा में चेंज किए जाते रहे हैं। तो जितना जहां जहां ये यूज होगी वैसे नए नए शब्द इसमें जुड़ते रहेंगे। राजभाषा, पहला पॉइंट इसमें दिया गया है राजभाषा। भाषा के आधुनिक प्रयोजनों में सबसे पहला क्षेत्र राजभाषा का है। ठीक है, सबसे पहला क्षेत्र किसका आता है? राजभाषा का। दिनांक 4 सितंबर 1949, 4 सितंबर 1949 को भारत को संविधान सभा ने हिंदी सभा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी। ठीक है, तो ये डेट आप याद रखेंगे, 4 सितंबर है ये, 4 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी भाषा को भारत की संघ राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी। इस डेट को इसे मान्यता मिल गई थी। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत संघ की राजभाषा हिंदी है। ठीक है, इस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत संघ की जो राजभाषा है वो क्या है? हिंदी है। हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया है। जिस भाषा के माध्यम से प्रशासनिक कार्य संपादित होते हैं उसे राजभाषा कहते हैं। ठीक है, जो भी कामकाज है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, जो भी काम काज इनके अंदर आते हैं वो सब किसमें होते हैं? ये राजभाषा में होते हैं और वही राजभाषा कहलाती है। आज सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसे और बढ़ावा देने के लिए सरकार सतत प्रयत्नशील है। हिंदी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके, इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, इसके लिए सभी सरकारें प्रयास कर रही हैं, चाहे वो संघ सरकार हो या फिर किसी भी राज्य की सरकार हो। राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं का आयोजन, वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन, हिंदी में काम करने पर पुरस्कार एवं प्रोत्साहन देने की योजना एवं हिंदी के प्रचार प्रसार में कंप्यूटरों का प्रयोग करना इत्यादि कतिपय ऐसे कदम हैं। अब हिंदी का आप अगर ज्यादा कहीं यूज होता है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, ये आपको हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए ये लोग पुरस्कार भी देते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा हिंदी में अपनी रुचि दिखाएं और इसमें काम को आगे बढ़ाएं, इसको ज्यादा से ज्यादा हिंदी को आगे बढ़ाया जा सके। हिंदी भाषा का प्रयोग प्रशासन और विधि में ही हो रहा है। हिंदी भाषा का जो इस्तेमाल है वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ पर हो रहा है? एक तो प्रशासन में हो रहा है और विधि में हो रहा है, इसलिए ये भारत संघ की राजभाषा है। इसके लिए आवश्यक है कि हिंदी में प्रशासनिक साहित्य और विधि का साहित्य उपलब्ध हो। सभी हिंदी के माध्यम से सहजता से सुगमता से काम हो सके। ठीक है, ताकि आसानी पूर्वक लोग हिंदी में अपना काम कर सके। अंग्रेजी में प्रशासनिक साहित्य और विधि साहित्य विपुल मात्रा में उपलब्ध हैं।
ठीक है। जो इंग्लिश का साहित्य है और विधि साहित्य है ये भरपूर मात्रा में इंग्लिश में उपलब्ध है, अंग्रेजी में उपलब्ध है। अब आपको पता होगा पहले क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि अनुवाद का काम गवर्नमेंट लंबे समय से कराती आ रही है, ठीक है, क्योंकि हमारा देश गुलाम था तो उस टाइम ब्रिटिश का शासन था और अंग्रेजों ने हम कामकाज की भाषा अंग्रेजी को बना रखा था, इन्होंने राजभाषा इंग्लिश को बना रखा था। तो उस टाइम सारे काम किसमें हुआ करते थे, इंग्लिश में होते थे और अंग्रेजी को एकदम से हटाना संभव नहीं था, ठीक है। इसलिए धीरे धीरे करके उसे हटा के और हिंदी को जगह दी जा रही है, हिंदी को प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। 1947 से पहले तत्कालीन ब्रिटिश इंडियन सरकार के सारे अधिनियम आदि अंग्रेजी में बने थे, ठीक है। यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि जो भी इनके नियम थे, अधिनियम थे, वो सारे इन्होंने इंग्लिश में बना रखे थे, अंग्रेजी में बना रखे थे। प्रशासन के कई नियम कानून पहले से ही ये लागू हैं, पहले से ही ये चले आ रहे हैं। इन नियमों को हिंदी में लाने की आवश्यकता महसूस हुई तो संभवतः आसान तरीका यही था कि अंग्रेजी से हिंदी में इसका अनुवाद किया जाए, ठीक है। तो आसान तरीका यही लगा कि ये जितनी भी जो भी चीजें हैं उन्हें अंग्रेजी से हिंदी में इनका अनुवाद कराया जाए। भारत सरकार ने केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की, ठीक है। ये सारे ट्रांसलेशन का काम कराने के लिए भारत सरकार ने एक ब्यूरो बनाया ताकि ये सारे काम सुचारू रूप से हो सके, इंग्लिश को हिंदी में अनुवाद किया जा सके। इसी उद्देश्य की यह ब्यूरो विभिन्न मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के लिए प्रशासनिक साहित्य का हिंदी में अनुवाद करता है। मंत्रालयों में जो हिंदी अधिकारी व हिंदी अनुवादक आदि नियुक्त हैं, वे दैनंदिन कार्यों में पत्राचार, टिप्पणी आदि का अनुवाद करते हैं, ठीक है। जिन्हें नियुक्त किया गया है ट्रांसलेशन के लिए वो इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं, अनुवाद करते हैं। स्थायी प्रकृति की नियमावलियां, मैनुअल आदि का अनुवाद ब्यूरो ही करता है। ये सारे अनुवाद करने का काम कौन करता है, जो ब्यूरो भारत सरकार द्वारा बनाया गया है, इसका ये दायित्व है कि वो किस तरह से इन सभी को इंग्लिश से हिंदी में इनका अनुवाद करवाए या करे और इनको उपलब्ध कराए लोगों के लिए। इसके बाद भारत सरकार ने यह भी प्रावधान किया है कि आगे से जो प्रशासनिक साहित्य बनाया जाएगा वह एक साथ हिंदी और अंग्रेजी में तैयार होगा, ठीक है। ये जो पहले का काम है जो इंग्लिश में, उसे तो हिंदी में ट्रांसलेशन का काम किया जा रहा है, लेकिन जो भी नया बनाया जाएगा भारत सरकार का कहना है तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही तैयार करवाएंगे, ठीक है। और ये समस्त साहित्य द्विभाषी रूप में छपेगा, ठीक है। ये दोनों भाषाओं में छापा जाएगा। ये साहित्य विधि साहित्य अधिक तकनीकी है, ठीक है। जो विधि साहित्य है वो क्या है, वो ज्यादा से ज्यादा तकनीकी है, वरिष्ठ प्रकार का है। इस कारण सरकार ने विधि साहित्य के अनुवाद का कार्य विधि मंत्रालय को सौंपा है, ठीक है। जो विधि साहित्य का अनुवाद कौन करेगा, ये दायित्व किसका है, ये विधि मंत्रालय का है। पहले विधि मंत्रालय में राजभाषा आयोग नामक अभिकरण था। पहले यहाँ पे क्या था, राजभाषा नामक एक अभिकरण था जो अनुवाद कार्य देखता था। अब उसकी जगह विधायी विभाग का राजभाषा खंड नामक अभिकरण है जो इस कार्य को देखता है। इन अभिकरणों ने अब तक हजारों पृष्ठों की सामग्री का अनुवाद कार्य पूरा किया है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है आपका शिक्षा की भाषा, ठीक है। अब शिक्षा की भाषा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा भाषा के आधुनिक प्रयोजनों में महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो शिक्षा की भाषा है वो आधुनिक प्रयोजनों में ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा अन्य सारे प्रयोजनों की धुरी है। अगर शिक्षा का व्यापक प्रसार ना हो तो अन्य प्रयोजनों के लिए काम करने वाले व्यक्तियों को तैयार करना संभव नहीं हो पाएगा। इसमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भाषा का स्थान
और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से आजीविका और प्रयोजनपरक कार्य क्षेत्र जुड़े हुए हैं। हिंदी में उच्च शिक्षा का प्रवेश आधुनिक है। ठीक है, हिंदी में आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इंग्लिश भी ले सकते हैं या हिंदी भी ले सकते हैं अपनी आगे की पढ़ाई को जारी रखने के लिए। कुछ वर्ष पहले तक उच्च शिक्षा के सभी क्षेत्रों में अंग्रेजी ही माध्यम थी। ठीक है, कुछ समय पहले क्या था कि उच्च शिक्षा के लिए सिर्फ इंग्लिश में ही जो भी स्टडी मटेरियल था वो उपलब्ध था, पर ऐसा नहीं है। अब आप हिंदी या इंग्लिश कुछ भी ले सकते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, प्रदेशों की हिंदी ग्रंथ अकादमियां, दिल्ली का हिंदी माध्यम कार्यान्वयन बोर्ड, निजी प्रकाशन आदि के प्रयत्नों से अब तक विविध विषयों की कई हजार पुस्तकें हिंदी में प्रकाशित हो चुकी हैं। अब आपको सभी कोई भी सब्जेक्ट है, कुछ भी है, सबकी पुस्तकें आपको हिंदी में ज़्यादातर की पुस्तकें आपको उपलब्ध हो जाती हैं। ठीक है, आप हिंदी में पढ़ें या इंग्लिश में। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लगभग सभी विषयों की पुस्तकें हिंदी में प्रकाशित की जा चुकी हैं। ठीक है, इन्होंने लगभग सभी सब्जेक्ट की पुस्तकों को हिंदी में प्रकाशित किया है। पुस्तकों के साथ आवश्यक है संदर्भ ग्रंथ। ठीक है, पुस्तकों के साथ और क्या जरूरी है, ये आपके संदर्भ ग्रंथ हैं। संदर्भ ग्रंथों में कोश, विश्वकोश, ग्रंथ सूचियां, मानचित्र, वार्षिक, व्यक्ति कोश, अनुक्रमणिकाएं आदि आते हैं। हिंदी में कोशों के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। सरकारी क्षेत्र में केंद्रीय हिंदी निदेशालय के पास कोश निर्माण का दायित्व है। ठीक है, सरकारी क्षेत्र में किसके पास ये दायित्व है? केंद्र सरकार के पास, केंद्र हिंदी निदेशालय के पास इस काम का इन्हें दायित्व दिया गया है, कोश के निर्माण करने का। निदेशालय ने कई द्विभाषी और त्रिभाषी कोशों का प्रकाशन किया है। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें 3 भाषाओं में भी उपलब्ध कराए हैं। तीसरी भाषा कौन हो सकती है इनकी? तीसरी भाषा आपकी क्षेत्रीय भाषा हो सकती है। ठीक है, निजी प्रकाशकों की ओर से भी कई कोश ग्रंथ प्रकाशित किए गए हैं। शेष सभी संदर्भ ग्रंथों का हिंदी में अभाव है। यह बड़ी दुखद स्थिति है। अफसोस है कि हिंदी में एक भी समग्र आधुनिक विश्व कोश नहीं है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज भी हिंदी में नहीं मिलती हैं, वो आज भी इंग्लिश में ही हैं। ठीक है, इन ग्रंथों के अभाव का शायद यही कारण है कि उनके खरीदार नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि लोग खरीदते नहीं हैं, लोग पढ़ते नहीं हैं, इसलिए वो जैसी हैं वो वैसी बनी हुई हैं, उनका अनुवाद उपलब्ध नहीं हो सका है। ठीक है, प्रयोजन विस्तार से इन ग्रंथों की मांग बढ़ सकती है। हमें इस दिशा में अभी और कदम उठाने होंगे। ठीक है, जब लोग इनका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तभी ये संभव हो पाएगा कि इनका अनुवाद करके दूसरी भाषा में इन्हें उपलब्ध कराया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रसार का क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपका है प्रसार का क्षेत्र। हिंदी के प्रसार का क्षेत्र असंगठित है, अर्थात इस क्षेत्र में कोई निश्चित और योजनाबद्ध कार्यक्रम नहीं बनाया जाता है, बल्कि मांग के अनुसार कार्य का विस्तार होता है। ठीक है, जितनी मांग बढ़ेगी उस हिसाब से काम होगा, यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर मांग नहीं होगी तो इस क्षेत्र में काम भी नहीं होगा, इसलिए इसको कहा गया है कि ये असंगठित क्षेत्र है, ये निश्चित नहीं है। इस क्षेत्र में अधिकतर कार्य निजी प्रयत्नों के द्वारा होता है। ठीक है, इंडिविजुअल के प्रयास से निजी प्रयत्न लोग करते हैं, इससे यहाँ पर काम बढ़ता है। प्रसार के क्षेत्र निम्नलिखित कार्यक्रम प्रसार के क्षेत्र क्या क्या हो सकते हैं? पहला है समाचार पत्र, ठीक है, तथा पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन। ठीक है, जो भी हमारे समाचार पत्र होते हैं या पत्र पत्रिकाएं जो छपती हैं उनका एक क्षेत्र हो सकता है। पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्र मुख्यतः निजी क्षेत्र में आते हैं।
ठीक है। निजी क्षेत्र की बात करते हैं तो आप बताएंगे कि निजी क्षेत्र में क्या क्या आते हैं। ये जो भी आपके समाचार पत्र हैं, न्यूज़पेपर हैं और जो भी पत्रिकाएं हैं, पत्रिकाएं हैं, ये सभी किसमें आते हैं, निजी क्षेत्र के अंदर आते हैं। सरकारी स्तर पर भारत में कोई समाचार पत्र नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप कि गवर्नमेंट के स्तर पर, सरकारी स्तर पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई समाचार पत्र वगैरह छपता हो। ठीक है, सरकारी स्तर पर प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं की संख्या भी सीमित है। ठीक है, और जो भी सरकारी स्तर पर पत्र या पत्रिकाएं छपते हैं इनकी संख्या भी लिमिटेड है। पुस्तकों का प्रकाशन, नेक्स्ट पॉइंट है आपका पुस्तकों का प्रकाशन। पुस्तक प्रकाशन से हमारा तात्पर्य साहित्य कृतियों के साथ साथ जन सामान्य के लिए रोचक पुस्तकों का प्रकाशन भी है। इस क्षेत्र में अधिकांश प्रकाशन कार्य निजी प्रकाशकों के हाथ में ही होता है। ठीक है, ज्यादातर काम कौन करते हैं इसमें, निजी प्रकाशक ही ज्यादातर काम करते हैं। सरकारी स्तर पर भारत में साहित्य अकादमी और प्रदेशों की साहित्य अकादमियां सारी भारतीय भाषाओं में मौलिक ग्रंथों तथा अनुदित ग्रंथों का प्रकाशन करती हैं। ठीक है, जो भी सरकारी, जो गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, जो भी वो क्या करती हैं, उनका काम होता है कि भारत का जो भी साहित्य है, जो साहित्य अकादमियां है और प्रदेश, जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो आती हैं। ठीक है, तो इनका काम है, ये जो अकादमियां अलग अलग गवर्नमेंट ने बनाई हैं, ये क्या करती हैं, ये मौलिक ग्रंथों को एक तो प्रकाशित करती हैं और अनुदित ग्रंथों का प्रकाशन ये करती हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट, ठीक है, इनके कुछ नाम है जैसे कि नेशनल बुक ट्रस्ट, चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट, प्रकाशन विभाग या सरकारी संस्थाएं भी प्रकाशन में अपना योगदान देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें फिल्में। अब फिल्मों का योगदान कैसे है। फिल्मों का निर्माण सिर्फ निजी उद्यमियों के हाथ में है। ठीक है, जो फिल्मों का निर्माण है वो सिर्फ निजी लोग करते हैं, निजी उद्यमियों के हाथ में पूरी तरह ये है। सरकार केवल वित्तीय सहायता देती है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट जो है इन्हें भी वित्तीय सहायता देती है। भारत की स्तरीय भाषाओं में पूरे वर्ष में करीब 4000 फिल्मों का निर्माण होता है। ये फिल्में भाषा का प्रसार करती ही हैं, क्योंकि जितनी भी फिल्में हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा भाषा के प्रचार में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो ये भाषा का प्रसार तो करती ही हैं, साथ ही लोगों को भावात्मक स्तर पर जोड़ने का भी काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आकाशवाणी। ठीक है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम, आकाशवाणी और दूरदर्शन के जो कार्यक्रम हैं ये भी भाषा को आगे बढ़ाने में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के कार्यक्रम जो अब तक केवल सरकारी नियंत्रण में थे, अब विभिन्न निजी चैनलों द्वारा भी प्रसारित हो रहे हैं। ये लोगों की सृजनात्मक प्रतिभा तथा प्रस्तुति के कौशल के विकास में योगदान देते हैं। इन कार्यक्रमों की रोचकता के कारण भाषा के प्रसार में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। मनोरंजन के कारण इनके द्वारा भाषा का प्रसार होता है। ये इनके द्वारा लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं, इनके द्वारा भी भाषा का प्रसार होता है। व्यापक प्रसार के कारण इन कार्यक्रमों की संख्या और गुणवत्ता भी बढ़ती है। इस तरह यह क्षेत्र अपना विकास खुद करता है। ठीक है, प्रसार भारती के कारण इस ओर व्यापक संभावनाएं बांटी जा सकती हैं। पत्र पत्रिकाएं विशेषकर जनसाधारण के लिए प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन, सामान्य ज्ञान का विस्तार है। ठीक है, जो पत्र पत्रिकाएं छापी जाती हैं इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, जन सामान्य तक जानकारी को पहुंचाना। ठीक है, और उनकी जनरल नॉलेज को बढ़ाना, उनके सामान्य ज्ञान को बढ़ाना। समाचार पत्रों का उद्देश्य मुख्य रूप से सूचना देना है। ठीक है, जो हमारे न्यूज़पेपर होते हैं, समाचार पत्र होते हैं, इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, इनका मेन उद्देश्य होता है कि जन जन तक ये सूचना को पहुंचाएं, ज्ञान देना। शोध परक पत्र पत्रिकाएं तथा विषय विशेष की
पत्र पत्रिकाएं उच्च स्तर के ज्ञान के विकास में सहायक होती हैं। इस तरह स्तरीय पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन तभी होता है जब शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। ठीक है, जब लोग शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे, तभी इनका भी विस्तार होगा। जितनी पत्र पत्रिकाएं हैं, न्यूज़पेपर हैं, इन सब का विस्तार भी तभी होगा जब लोग शिक्षित होंगे और शिक्षा के प्रति जब वो जागरूक होंगे। जब हिंदी के माध्यम से अध्ययन करने वालों के लिए आगे के अध्ययन और संदर्भ के लिए स्तरीय पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध होंगी। इस तरह शोध स्तर की पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के प्रकाशन को योजनाबद्ध रूप में आयोजित करना होगा। यही कारण है कि अधिकतर शोध पत्रिकाएं सरकारी स्तर पर संस्थाओं द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। ठीक है, ज्यादातर पत्रिकाएं क्या हैं, वो सरकारी स्तर पर ही प्रकाशित की जाती हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन इसका है, भाषा की कोड व्यवस्था का विस्तार में वर्णन करिए। ठीक है, भाषा की कोड व्यवस्था आपसे यहाँ पूछी गई है, या आपसे ऐसे ही पूछ सकते हैं कि भाषा कोड व्यवस्था का अर्थ बताते हुए कोड विस्तार की दिशाएं बताइए। ठीक है, तो आपको कोड व्यवस्था से रिलेटेड का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको यही उत्तर देना है। मनुष्य अपने विचारों को भावों में व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है, हमारे पास अगर भाषा नहीं होगी तो हम अपने विचारों को भी एक दूसरे तक नहीं पहुंचा पाएंगे, अपने विचारों को भी व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो हमें विचारों को अपने व्यक्त करने के लिए भाषा की जरूरत होती है। भाषा एक कोड है। ठीक है, और भाषा को ही यहाँ पर एक कोड के रूप में कहा गया है, क्योंकि यह प्रतीकों से बनी एक व्यवस्था है। ठीक है, भाषा ध्वनियों से बनती है। ध्वनि प्रतीक अर्थ का वहन करते हैं और संरचना में आकर शब्द संपूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, भाषा अभी क्या है, स्टार्टिंग में भाषा सिर्फ एक ध्वनि के रूप में होती है। ठीक है, और ध्वनि के बाद ध्वनि एक प्रतीक के रूप में कन्वर्ट होते हैं और संरचना में आकार शब्द, फिर ये एक शब्द के रूप में प्रकट हो जाते हैं, शब्द बन जाते हैं। इस कारण भाषा की व्यवस्था को कोड व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं तीनों चीजों को मिलाकर भाषा को पूरा क्या कहा गया है, इसे कोड व्यवस्था कहा गया है। भाषा की ध्वनियों और लिपि चिन्हों को व्यवस्थित करना कोड की व्यवस्था को रूप देता है। ठीक है, भाषा की जो भी ध्वनियां हैं और इसकी लिपि चिन्ह है, ठीक है, चिन्हों से मिलकर बनती है भाषा, इनको व्यवस्थित करने को ही कोड व्यवस्था कहा जाता है। भाषा की शब्दावली आदि में विस्तार करने को कोड विस्तार करना कहते हैं। हिंदी भाषा के संदर्भ में कोड विस्तार की विशेषताएं इस प्रकार हैं। यहाँ पर कोड विस्तार की आपको विशेषताएं दी गई हैं, वो क्या क्या हैं। पहला बताया गया है इसमें ध्वनि और लिपि को कोड विस्तार। ठीक है, ध्वनि और लिपि का कोड विस्तार कैसे होगा। हिंदी की वर्णमाला संस्कृत में संस्कृत से ली गई है। ठीक है, तो हिंदी की जो वर्णमाला है वो किससे ली गई है, संस्कृत से ली गई है। लेकिन आधुनिक युग में अन्य भाषाओं के संपर्क में आने के कारण कुछ नई ध्वनियों की ओर लिपि चिन्हों की जरूरत पड़ी है। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में संस्कृत के अलावा भी दूसरी चीजों से भी लिपि चिन्ह लिए गए हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे, जैसे कि उर्दू से, फारसी से अगर आपने पढ़ा होगा, इनसे भी कई सारी चीजें ली गई हैं हिंदी में। आधुनिक युग में पहले ही अनुनासिकता और ढ़ तथा ढ का उच्चारण हिंदी में आ चुका था। ठीक है, इन दोनों का उच्चारण हिंदी में पहले ही था और इनके लिए लिपि चिन्ह भी बन गए थे। वर्णमाला में इनका स्थान निश्चित नहीं है। ठीक है, जो हिंदी की वर्णमाला है इनमें इनको निश्चित स्थान नहीं मिला हुआ है, फिर भी लेखन में उनका स्थान निश्चित है। ठीक है, लेकिन अगर हम लेखन की बात करें तो इनका स्थान लेखन में निश्चित है। मुद्रण के कारण कुछ पत्र पत्रिकाओं में अनुनासिकता का चिन्ह नहीं छपता है।
ठीक है। कुछ ऐसे ही पत्र पत्रिकाएं हैं जो कि इस सिंबल को नहीं छापते हैं, लेकिन लोग इन्हें फिर भी लिखते हैं, ठीक है, फिर भी इनको लिखा जाता है, इनका इस्तेमाल होता है। आधुनिक युग में उर्दू से 5 ध्वनियां आई हैं, ठीक है। आज के टाइम में आधुनिक युग में अगर पूछा जाए तो उर्दू से कितनी ध्वनियां आई हैं? ये 5 ध्वनियां आई हैं। ये 5 ध्वनियां क्या क्या हैं? क, ख, ग, ज और फा। ये ध्वनियां किसकी हैं? ये उर्दू की ध्वनियां हैं। ये 5 ध्वनियां उर्दू की हैं। कुछ लोग इन्हें आवश्यक मानते हैं, ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि जरूरी है, तो कुछ इन्हें छोड़ देने के पक्ष में है, ठीक है। कुछ लोगों की जरूरी लगती हैं तो कुछ लोगों को ये जरूरी नहीं लगती हैं। जहां तक ध्वनियों का सवाल है, क, ख, ग का सामान्य बोलचाल की हिंदी में प्रयोग नहीं होता, ठीक है। इन चीजों का जो है, ये क, ख, ग जो है, इनका सामान्य जो हिंदी है उसमें प्रयोग नहीं होता है, लेकिन उर्दू के जानकार व्यक्ति ही इनका हर जगह सही उच्चारण करते हैं, ठीक है। सही उच्चारण सिर्फ वही लोग इनका कर पाते हैं जो जिन्हें उर्दू की जानकारी हो, ठीक है। बाकी लोग इनका सही उच्चारण या सही यूज नहीं कर पाते हैं। जहां तक ज और फ का सवाल है, ये ध्वनियां अंग्रेजी से भी हिंदी में आई हैं, ठीक है। ये जो ज फ है, ये ध्वनियां कहाँ से आई हैं? ये अंग्रेजी से हिंदी में आई हैं, इंग्लिश से हिंदी में आई हैं, और उनका कई लोग प्रयोग करते हैं। ऐसे कुछ शब्द हैं जो लोग इनका प्रयोग करते हैं। तो इनके शब्द कैसे बने हुए हैं? जैसे उर्दू स्रोत, उर्दू के शब्द कैसे बनते हैं? जैसे जोर, तेज, सजा, कागज, आजादी, रोज, ज्यादा, फायदा, साफ, मुक्त, सफेद, ये किससे आए हैं? ये सभी उर्दू के शब्द हैं, इस तरह से बनते हैं जिनका यूज किया गया है। अंग्रेजी के मूल अब अंग्रेजी से बनने वाले शब्द हैं, जैसे जू, जेवरा, ओजोन, बंजर, साइज, फेम, फ्लू, फाइल, प्रूफ। इस तरह से जो है ये इंग्लिश से आए हुए शब्द हैं, ये इंग्लिश से बनने वाले शब्द हैं। हिंदी भाषा को संपर्क भाषा की हैसियत से देखा जाता है, ठीक है। हिंदी को किस भाषा की हैसियत से देखा जाता है? इसे संपर्क भाषा की हैसियत से हम देखते हैं। इसलिए हिंदी की देवनागरी में अन्य भाषाओं की मुख्य ध्वनियों को लिखने के लिए चिन्ह होने चाहिए, ठीक है, जिससे लोग हिंदी की लिपि से अन्य भाषाओं की ध्वनियों को पहचान सकें। भारत की भाषाओं में कई विशिष्ट ध्वनियां हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने परिवर्तित देवनागरी, इन्होंने कुछ देवनागरी है, कुछ परिवर्तित देवनागरी की बात की है, नामक पुस्तक में इन ध्वनियों के लिए चिन्ह सुझाए हैं, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसमें इन्होंने सारे चिन्ह, सारे सिंबल दिए हैं, उनकी बात की है। यह 3 ध्वनियां मुख्य हैं, इसमें से 3 ध्वनियां जो है इनकी मेन है। वो 3 ध्वनियां क्या क्या हैं? पहली है ला। यह मराठी, गुजराती तथा द्रविड़ भाषाओं में मूर्धन ला का लिपि चिन्ह है, ठीक है। इसको इससे चेंज किया गया है सारे ला चिन्ह में, जो कहाँ यूज होते हैं? मराठी, गुजराती और द्रविड़ भाषाओं में यूज होते हैं, और ये मूर्धन शब्द के अंदर आते हैं, मूर्धन के अंदर आते हैं, चिन्ह के अंदर। ये ला है, ऐसी ए, ठीक है। ये ए जो है ये द्रविड़ भाषाओं के हास्य है, जो कि ए का चिन्ह है, ठीक है। ये जो ए बना हुआ है ये ए का चिन्ह है, और ये द्रविड़ भाषाओं के अंतर्गत आते हैं। ऐसी ओ यह द्रविड़ भाषाओं के हस्व ओ का चिन्ह है, ये भी द्रविड़ भाषाओं के अंदर आते हैं। और ये अंग्रेजी से 2-4 स्वर हिंदी में आए हैं। जो अंग्रेजी से 2-4 स्वर हिंदी में आ गए हैं वो क्या है? उनके उदाहरण है आह, आई, ठीक है। आह और आई, लाइट, पाइप, साइकिल, फाइल, टाई, हाई, ठीक है। ये इस तरह से इंग्लिश से हिंदी में आए हैं। इसी तरह से आओ और आओ, जैसे पाउंड, हाउस, साउड, ब्राउन, टाउन और हाउ, इस तरह के शब्द ये इंग्लिश से आए हुए हैं। इसी तरह से ए जो ए दिया गया है, बैट, मैट, हैट, बैनर, सैमसन, ठीक है। इस तरह से ये ए को यूज किया गया है। और कॉलेज, लॉ, डॉक्टर और नॉलेज के लिए इस तरह के सिंबल को यूज किया गया है, जो कि और ये इंग्लिश के अंतर्गत, ये सभी जो चिन्ह है आपको हैं ये इंग्लिश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश के शब्द हैं जो हिंदी में आ गए हैं।
इन 4 ध्वनियों में पहली 3 ध्वनियां देवनागरी की ही लिपि चिन्ह में दिखाई देती हैं। पहले तो 3 ऐसी लगती हैं कि देवनागरी हिंदी से हैं, यद्यपि इनका उच्चारण अलग है, जबकि इनका उच्चारण क्या है, बिल्कुल अलग है। चौथा लिपि चिन्ह नया है, ठीक है, ये वाला जो चौथा है ये क्या है, नया है। ध्वनि भी इसकी अलग है, नई है। कुछ लोग इसे चिन्ह का ऐसे शब्द में प्रयोग करते हैं, कई लोग इसे नहीं करते हैं। कुछ लोग करते भी हैं और कुछ लोग नहीं भी करते हैं इसका यूज। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें शब्दावली, ठीक है। शब्दावली विकासशील भाषा के लिए नए शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जैसे जैसे भाषा का विकास होगा, इसका विस्तार होगा, वैसे वैसे हमें नए शब्दों की भी आवश्यकता होगी। जैसे पेट्रोलियम गैस, सूर्य के ताप से चलने वाला चूल्हा, उपग्रह जिसके माध्यम से हम सूचनाएं भेजते हैं, टेलीविजन का एंटीना, एड्स नामक बीमारी, माइक्रोसर्जरी, कंप्यूटर पर काम करने के लिए प्रोग्राम। कितने ही ऐसे शब्द हैं जो 20-25 साल पहले अपरिचित थे। ये 20-25 साल पहले की अगर बात करें तो इन सारे शब्दों से हम अपरिचित थे, ऐसे शब्दों को हम नहीं जानते थे। इंटरनेट शब्दावली नए आविष्कारों का परिणाम ही है, ठीक है। जो इंटरनेट शब्दावली है ये नए आविष्कारों के तहत ही आई हुई है। इन नए विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा में नए शब्द भी चाहिए, ठीक है। इनके बारे में हम बातचीत कैसे करेंगे, जब हमारे पास नए शब्द होंगे। सिर्फ गैस कहेंगे, अगर हम सिर्फ गैस कहते हैं तो यह हवा भी हो सकती है। अगर हम सिर्फ गैस की बात करें तो ये हवा भी हो सकती है, पेट की वायु भी हो सकती है। लेकिन यह वस्तु पेट्रोलियम की गैस है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, पेट्रोलियम की गैस के लिए करते हैं, जो आग दिखाने पर जलती है। नए शब्दों का निर्माण कोड विस्तार का एक प्रमुख आयाम है। इसमें कुछ पॉइंट आपको दिए गए हैं, जैसे पारिभाषिक शब्द, ठीक है। पारिभाषिक शब्द में अधिकतर नए शब्द विषय विशेष से संबंधित शब्द होते हैं। गैस भौतिक विज्ञान का शब्द है, ठीक है। जैसे गैस की हम बात करें तो ये किसका शब्द है, ये एक भौतिक विज्ञान का शब्द है। उसका मिलने का स्थान तटवर्ती क्षेत्र होगा, ठीक है। ये कहाँ मिलता है, ये तटवर्ती क्षेत्र की बात की गई है या फिर समुद्री तल की बात की गई है। इन शब्दों का संबंध भूगोल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र से है, ठीक है। इनका संबंध किससे हो गया है, अगर हम तटवर्ती की जहाँ बात करते हैं उसका संबंध या तो भूगोल से होगा या फिर इंजीनियरिंग से हो जाएगा। एड्स एक चिकित्सा विज्ञान का शब्द है। अगर यही हम एड्स की बात करते हैं तो ये किसका शब्द है, ये चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। इसी तरह विभिन्न विषय क्षेत्र की विशिष्ट शब्दावली को परिभाषित शब्द कहते हैं, ठीक है। अलग अलग चीजों को बताने के लिए, शब्दों को बताने के लिए हमें नई शब्दावली की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पारिभाषिक शब्दों के लक्षण, ठीक है। पारिभाषिक शब्दों के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। पारिभाषिक शब्द मुख्यतः सामाजिक, भौतिक तथा जैविक विज्ञानों के शब्द होते हैं, ठीक है। ये किस किस के शब्द होते हैं, सामाजिक से जुड़े हुए हो सकते हैं, सामाजिक विज्ञान के, भौतिक विज्ञान के हो सकते हैं या फिर जैविक विज्ञान के शब्द हो सकते हैं। बोलचाल की भाषा के अर्थ में विस्तार होता है, कहीं संदिग्धता भी होती है, कहीं लोग संदिग्ध भी होते हैं इनके प्रति, कहीं एक ही अर्थ के कई शब्द होते हैं, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि एक ही अर्थ के बहुत सारे शब्द हो जाते हैं, जैसे कि एक हमने ऊपर गैस की बात की थी। हम बातचीत में अपने ढंग से अर्थ ग्रहण करते चले जाते हैं, ठीक है। हम जब बातचीत करते हैं तो हम अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग उनका अर्थ भी निकाल लेते हैं। श्लेष का उपयोग जानबूझकर बोलचाल की भाषा में किया जाता है, ठीक है। श्लेष एक अलंकार है जिसका उपयोग हम कैसे करते हैं, जानबूझकर बोलचाल की भाषा में करते हैं, जिससे उपयोग में चमत्कार आए, जिससे जो भी हम वाक्य यूज कर रहे हैं उसमें एक चमत्कार का भाव उत्पन्न हो। ये सब लक्षण पारिभाषिक शब्दों में नहीं होते,
ठीक है। इस तरह के लक्षण कोई भी पारिभाषिक शब्दों में नहीं होते, ना ही होने चाहिए, ठीक है, होने भी नहीं चाहिए। जिस तरह से 15 ग्राम कहने पर हम सबके मन में मात्रा का एक निश्चित अर्थ बोध होता है, ठीक है। अगर हम 15 ग्राम जैसे शब्द का यूज करते हैं तो आपको क्या महसूस होगा, किसी मात्रा की बात की जा रही है। उसी तरह पारिभाषिक शब्द का मन में एक निश्चित अर्थ होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह जो भी हम पारिभाषिक शब्द यूज कर रहे हैं उनका एक निश्चित अर्थ होना चाहिए। इसलिए यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति अपनी पसंद से कोई भी पारिभाषिक शब्द ना बनाए, ठीक है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके किसी भी पारिभाषिक शब्द को बना ले, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो पारिभाषिक शब्दों में विविधता आ जाएगी। यह केवल एक संस्था का काम होना चाहिए। भारत सरकार ने पारिभाषिक शब्द के निर्माण की जिम्मेदारी वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग को सौंपी है, ठीक है। ये कार्य एक विशेष संस्था का है जिसकी जिम्मेदारी भारत सरकार द्वारा इन संस्थाओं को दी गई है, जो कि वैज्ञानिक हैं और तकनीकी संस्थाएं हैं। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग के अधीन है, ठीक है। ये किसके अधिकार में आता है, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन ये चीजें आती हैं। इस संस्था के विविध विषयों के पारिभाषिक शब्द निर्मित किए हैं और उन्हें निम्नलिखित शब्दकोशों में प्रस्तुत भी किया है, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे शब्द का निर्माण किया है और इन्होंने इस शब्दकोश में भी जगह दी है, जैसे कि बृहत पारिभाषिक शब्द संग्रह, ठीक है, और दूसरा है बृहत पारिभाषिक शब्द संग्रह विज्ञान। एक तो विज्ञान का खंड में आते हैं, कुछ विज्ञान के अंतर्गत आते हैं और कुछ मानविकी के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त आयोग ने विभिन्न विषयों की शब्दावलियां भी प्रकाशित की हैं, जैसे कि आयुर्विज्ञान शब्दावली, कंप्यूटर शब्दावली, ठीक है। इस तरह की भी शब्दावली इन्होंने तैयार की है। नई अभिव्यक्तियां, नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड आपका, नई अभिव्यक्तियां। जैसे जैसे भाषा आधुनिक प्रयोजनों के व्यवहार में आती है तो उसमें नई अभिव्यक्तियां भी जन्म लेती हैं, ठीक है। नए नए विचार भी भाषा के साथ जुड़ते जाते हैं। प्रयोजन मूलक भाषा के संदर्भ में विषय विशेष की भाषा शैली को प्रयुक्त कहते हैं, ठीक है। विज्ञान की भाषा, विधि की भाषा, विज्ञापन की भाषा, बाजार की भाषा आदि नई प्रयुक्तियां हैं, ठीक है। जैसे इन सारी भाषाएं, सबकी विज्ञान की बात करें तो इनकी भाषा कुछ अलग होगी, विधि की बात करें तो इनकी भाषा कुछ अलग होगी। इसी तरह से अगर कोई विज्ञापन कोई छपता है तो उसकी भाषा कुछ अलग होगी। बाजार की बात करें कि यहाँ भी कुछ अलग भाषा का उपयोग होगा। विज्ञान की भाषा में वह वर्णन और विश्लेषण की भाषा है, ठीक है। अगर विज्ञान की बात करते हैं तो ये कैसी भाषा है, ये वर्णन और विश्लेषण की भाषा है, जिसमें तथ्यपरक वाक्य तार्किक ढंग से जुड़ते हैं, ठीक है। विज्ञान में क्या होता है, जो भी आपसे बात कही जाती है, जो बात बताई गई है वो तथ्यपरक है और तार्किक है, ठीक है, कि उसके कुछ ना कुछ प्रूफ है। ऐसी कोई बात विज्ञान में नहीं बता दी गई है। प्रशासनिक भाषा, अगर हम प्रशासनिक भाषा की बात करें तो ये निर्वैयक्तिक होती है, ठीक है। प्रशासनिक की भाषा कैसी होती है, ये निर्वैयक्तिक होती है, क्योंकि इसमें निर्णयों के पीछे पूरा तंत्र होता है, ठीक है। प्रशासन की भाषा में अलग होती है क्योंकि यहाँ पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो पूरे तंत्र के अंतर्गत आते हैं, व्यक्ति नहीं है, इसमें कोई एक व्यक्ति की बात नहीं की जाती है। इसलिए प्रशासनिक भाषा में कृत्यवाच्य की अपेक्षा कर्मवाच्य की प्रधानता होती है, ठीक है। इसमें कर्मवाच्य की प्रधानता होती है, ना कि कृत्यवाच्य की। नई प्रयुक्तियों के कारण भाषा का स्वरूप बिल्कुल नया दिखाई पड़ता है। नई प्रयुक्तियों के निर्माण में भी अनुवाद का सहारा लेना होता है। कहीं कहीं
अनुदित वाक्य मूल अंग्रेजी वाक्य जैसे भी दिखाई पड़ते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि नई प्रयुक्तियां हिंदी की प्रकृति के अनुरूप हों। ठीक है, जो भी नई चीजें हम कर रहे हैं उन्हें कैसा होना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो हिंदी के अनुरूप हो, ना कि वो इंग्लिश जैसी लगे या दिखाई दे। सरल हो और संप्रेषणीय हो ताकि सभी लोग उन्हें समझ सकें। तभी हम भाषा के मूल संस्कार को बचा सकेंगे। ठीक है, जब चीजें सभी को समझ में ही नहीं आएंगी, सब लोग यूज नहीं कर पाएंगे, तो फिर भाषा का विस्तार ठीक से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया गया यहाँ पे यांत्रिक सुविधाएं। अब यांत्रिक सुविधाएं क्या क्या हैं, चलिए इनको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है। कोड विस्तार में ध्वनि। ठीक है, कोड विस्तार की जो ध्वनियां होती हैं, ध्वनि, लिपि, शब्द तथा अभिव्यक्ति, ये सारी चीजें आती हैं। ध्वनि आएगी, लिपि और शब्द, और क्या आएगा, अभिव्यक्ति। ठीक है, भी आती है। इसके साथ ही यांत्रिक सुविधाएं भी आती हैं। यांत्रिक सुविधाओं का भाषा की प्रवृत्ति या रचना से संबंध नहीं है। ठीक है, यांत्रिक का संबंध किसी भाषा की रचना से या फिर उसकी प्रवृत्ति से नहीं है। यह भाषा के प्रयोजनों के संदर्भ में कार्य को अच्छे ढंग से संपन्न करने के लिए अच्छे साधन हैं। ठीक है, यांत्रिक क्या है, ये सिर्फ एक साधन है, इसे आप भाषा की रचना या कुछ और नहीं मान सकते हैं। ये सिर्फ एक साधन है जो कि हमारे लिए चीजों को आसान बनाने का काम करता है। अर्थात ठीक से काम करने के लिए शब्द और अभिव्यक्तियां ही आवश्यक नहीं हैं, बल्कि कुछ यांत्रिक साधन भी चाहिए। ठीक है, टंकण यंत्र सबसे उपयोगी साधन है। ठीक है, टंकण यंत्र क्या है, ये सबसे ज्यादा उपयोगी साधन है। इससे हम द्रुत गति से साफ पांडुलिपियां तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप सिंपल समझिए, जैसे कि आप पहले टाइपराइटर चलता था, ठीक है, और अब क्या है, कंप्यूटर में भी हम टाइपिंग का काम कर सकते हैं। तो जब आप कंप्यूटर से कोई काम कराते हैं तो वो आपको साफ सुथरा लगेगा और चीजों को आपको बार बार रिपीट नहीं करना होगा। ठीक है, कार्बन का उपयोग कर एक ही साथ 4-5 प्रतियां बना सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से आप अगर कार्बन का यूज करते हैं तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक साथ ही कई 4-5 प्रतियों तैयार कर सकते हैं। अन्यथा हमें 5 बार हाथ से लिखना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें 5 बार 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 हाथ से लिखना पड़ेगा। आज भारत की सारी भाषाओं के लिए टंकण यंत्र उपलब्ध हैं। ठीक है, जो भी आज भारत की जितनी भाषाएं हैं सबके लिए टंकण यंत्र है। आप सभी को टाइपिंग कर सकते हैं, सभी को मशीनों द्वारा कार्य करा सकते हैं। भारतीय भाषाओं में तेजी से काम करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग आज आवश्यक हो गया है। कंप्यूटर का आविष्कार पश्चिम में हुआ था, इसलिए पश्चिम की भाषाओं के लिए इसका उपयोग पहले से होता आ रहा है। वहां तो पहले से उपयोग होता रहा है कंप्यूटर का। भारतीय भाषाओं के लिए कंप्यूटर का उपयोग नई घटना है। ठीक है, पश्चिम में तो इसका उपयोग पहले से होता रहा है, लेकिन हमारे देश में, भारत जैसे देश में इसका उपयोग एक नई घटना माना जा सकता है। लगभग पिछले 20 वर्ष से ही कंप्यूटर का इस क्षेत्र में प्रयोग हुआ है। ठीक है, इससे पहले कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होता था। इससे पहले हम किसका प्रयोग करते थे, टाइपराइटर का उपयोग किया करते थे। ठीक है, या फिर कार्बन का यूज करते थे। इस नए विकास के कारण कंप्यूटर के माध्यम से हिंदी तथा भारतीय भाषाओं में पत्राचार, पांडुलिपियों का संपादन, कार्यालय में फाइलों का रखरखाव और हिसाब किताब रखना, शब्दकोश आदि तैयार करना, भाषा में शोध आदि नए क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। यहाँ पे काफी चेंजेस हुए हैं, काफी प्रगति हुई है। इस प्रकार इस विकास के कारण राजभाषा आदि प्रयोजन परक क्षेत्रों में भारतीय भाषाओं के माध्यम से काम करना आसान हो गया है। ठीक है, कंप्यूटर ने सभी कामों को बहुत ही आसान बना दिया है। जितनी भी राजभाषा के काम हैं, इनके प्रयोजन हैं, उन सारे क्षेत्रों को कंप्यूटर ने
अब आसान कर दिया है। इससे भाषा के प्रयोजन विस्तार में सहायता मिली है और भाषा का विकास होगा। कंप्यूटर के कारण इंटरनेट का प्रयोग अति आधुनिक सुविधा है, जिससे हमारा काम और भी सुगम हो गया है। एक ही जगह पर बैठे हम दुनिया भर की सामग्री इंटरनेट के जरिए खोज सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट का उपयोग करके हम पूरी दुनिया भर की सामग्री को, किताबों को, किसी भी चीज की खोज कर सकते हैं, जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं, जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए इंटरनेट की कई वेबसाइट काम करती हैं। इंटरनेट ने वर्तमान दुनिया को समेटकर ग्लोबल विलेज में बदल दिया है। ठीक है, इंटरनेट ने पूरी दुनिया को समेट कर किसमें बदल दिया है? ग्लोबल विलेज में बदल दिया है। तो यहाँ ये आपका सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो काफी बड़ा हो गया है, तो बाकी किसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।